नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये बात तो कई बार बता दी गई है और वीडियो भी काफ़ी जारी हो गए हैं कि भारतीय एकता का और भारतीय भाईचारा का, भारतीय सद्भाव और अखलाक मोहब्बत, प्रेम और श्रद्धा, स्नेह और आपसी सहयोग, आपसी सम्मान सब कुछ भारतीयता आधारित होने के लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल कोशिश कर रहा है, अभियान चला रहा है, मुहिम चला रहा है, निवेदन कर रहा है, तो हमारे भारतीय समाज के काफ़ी तबका इसमें शरीक हो रहा है और हमारे देश का यानी कोई ऐसा प्रांत नहीं छूटा है जहाँ से ये इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं आई हो, इस तरह की घंटी नहीं हो, फ़ोन नहीं आया हो कि वो भी भारतीय एकता के पक्षधर हैं, जिनके विषय में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि नहीं साहब वो तमिल प्राइड के काफ़ी वो तमिल प्राइड के वो अवधारणा में काफ़ी वो ग्रसित हैं और मलयालम प्राइड के अवधारणा में ग्रसित हैं, वो तेलुगु प्राइड की अवधारणा में ग्रसित हैं, वो गुजरात गर्वी और उड़िया प्राइड और मराठी प्राइड और बांग्ला प्राइड, असमिया प्राइड, तो उन प्रदेशों से भी अब उतना बड़े पैमाने पर भले न हो लेकिन उन प्रदेशों से भी इस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई हैं कि नहीं, हमको सब कुछ छोड़ करके सिर्फ जो है वो भारतीय होने पर गर्व करने की बात है। हालांकि उस गर्व को प्रदर्शित नहीं करना है कि हमको भारतीय होने पर गर्व है, हमको भारतीय होने पर गर्व है। वो आपके हाव भाव से, आपके आचरण और व्यवहार से, आपके संस्कार से वो स्वतः जो है वो परिलक्षित हो, प्रदर्शित हो और ऐसा आभास हो, ऐसा एहसास हो, बस उसका कोई प्रचार नहीं करना है। हमारा आचरण व्यवहार में ऐसी बात आनी चाहिए। और वैसे भी तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रयास विधा को संपन्न होने के लिए हमारे महापुरुषों ने बताया है मनसा वाचा कर्मणा, मतलब कि भारतीय एकता के विषय में हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए भाई भारतीय एकता जरूरी है। वाचा माने वही चीज़ हम जबान से भी जब भी जरूरत पड़े, कभी आवश्यकता हो तो हम जबान से भी बोलें। कर्मणा माने वैसा हमारा आचरण भी हो। तो मनसा वाचा कर्मणा की बहुत ज़रूरत है।
और इनमें सिंक्रोनिज्म या सिंक वाले इसमें भी काफ़ी अभाव रहता है। जो राजनीति के क्षेत्र में हैं तो मनसा वाचा कर्मणा की बहुत बड़ी समस्या उसमें आती है कि वो मुंह से कुछ बोलेंगे, आचरण व्यवहार वो ठीक उनके विपरीत रहेगा, और मन में उनके क्या छिपा है ये भी बड़ा मैंने संदेहपूर्ण या कभी कभी घातक भी होता है। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे महापुरुषों ने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान आत्माओं ने सिखाया है कि मन से कोई भी चीज़ को सफल बनाने के लिए वो एक ही चीज़ जो आपके मन में होनी चाहिए वही आपकी वाणी में होना चाहिए, वही आपके कर्म में होना चाहिए, आपके आचरण एवं व्यवहार में होना चाहिए, तब जाकर के सफल होगा। इसलिए भारतीयता का भाव जो है मन में भी, और जब आवश्यकता पड़े तो वाणी में भी, और हमारे आचरण और व्यवहार में, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक दल है, ये दम्भ भरती है कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, और भारतीय आम ताकत दल जो ये भारतीय एकता की बात चला रही है। और देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि लोगों में आपसी सद्भाव नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, अखलाक मोहब्बत नहीं है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि जो कि भारतीय आम ताकत दल सिखा रहा है। लोगों में आपसी सद्भाव भी है, आपसी प्रेम भी है, आपसी स्नेह और श्रद्धा भी है, भाईचारा भी है, एकता भी है, और आपसी सम्मान भी है, सहयोग भी है, लेकिन वो संकीर्णता आधारित है। जैसे जाति के आधार पर ठाकुर का एक होगा तो उनमें आपसी सद्भाव भी होगा, आपसी एकता भी होगी, आपसी भाईचारा होगा। ब्राह्मण बोल करके उसमें आपसी सद्भाव भी होगा और आपसी एकता भी होगी, भाईचारा भी होगा, सब कुछ होगा। उसी प्रकार मुसलमान बोल करके उनमें आपसी एकता होगी, भाईचारा होगा, इखलाक मोहब्बत होगा, सब कुछ होगा। यादव बोल करके वही हालत होगी। फिर तमिल बोल करके उसी प्रकार की एकता, भाईचारा, आपसी श्रद्धा और सद्भाव सब कुछ होगा। तो ये हमारे देश में संकीर्णता आधारित छोटे छोटे कुनबों के आधार पर ये सब कुछ है। भारतीय आम ताकत दल का ये कहना है कि ये सब कुछ तोड़िए, ये दीवारों को तोड़ करके भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग। जो कुछ भी है वो संकीर्णता की दीवार को तोड़ करके सब कुछ जो है भारतीयता आधारित होने की परम आवश्यकता है। ये इसका एहसास जो है हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों में होना चाहिए। अब उसकी जड़ें, जातिवाद की जड़ें, संप्रदायवाद की जड़ें, भाषावाद की जड़ें और इनमें जो ये जड़ें गहरी क्यों हैं, उनमें एक व्यक्तिगत स्वार्थ का जो रोग लगा हुआ है। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ये जो जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद की, प्रांतवाद की और भी भाववाद की, उसके कारण वो जड़ें अभी पड़ी हुई। तो इसलिए भारतीय आम ताकत दल कह रहा है कि भाई व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागिए और ये भी जान लें कि जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ रहेगा, उनके मन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति, अपने जनभक्ति मतलब अपने भारतीय भाई बहनों के प्रति भक्ति या अवाम परस्ती,
यह आ नहीं सकती। यदि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती की भावना को लाना है तो हर हालत में व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा और इस भावना को लाना ही पड़ेगा कि लोगों की भलाई में अपनी भलाई, यानी अपनी भलाई को त्याग नहीं देना है, लेकिन लोगों की भलाई में अपनी भलाई को देखना है, देश की भलाई में अपनी भलाई को देखना है। इस भावना को आना बहुत जरूरी है, तभी जो है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें आ सकती है। और इस चीज़ का अभाव है, और ऐसा नहीं कि इसके लिए और लोगों ने प्रयास नहीं किया। दुख इस बात का रहा कि प्रयास के बावजूद भी ये बीमारी बहुत ऐतिहासिक है, कई वर्षों की है, लेकिन बहुत हो चुका। अब इस देश का बहुत वो नुकसान हो रहा है। लोग कहते भी हैं कि हमारा देश बहुत बेहतरीन देश है, बहुत बेहतरीन मुल्क है, ये भी सही है, लेकिन वो सारी बेहतरी जो है इन्हीं समस्याओं के कारण वो बर्बाद हो रही है। ये भी चिंता होनी चाहिए। और उनमें अपने भारत में एक सोच है, उसको बोलते हैं सामंतशाही सोच, यानी फ्यूडलिस्टिक, जिसको बोलते हैं फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड। ये हमारे समाज, अब वो भी काफ़ी वो पांथिक आधार पे है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी होगा, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी होगा, उसी प्रकार अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में होगा। सामंतशाही सोच कि, और सामंतशाही सोच क्या होती है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, हम बाकी लोगों से ऊपर हैं, बाकी लोग जो है हम हमसे नीचे हैं, हम व्यवस्थाओं के ऊपर हैं, जो व्यवस्था ने नियम कानून बनाया है उससे भी ऊपर है। ये नियम कानून वो हमारे लिए बने हैं, जब भी जैसा चाहेंगे वैसा वो अपने अनुसार उसको तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और अपने हित में उसको लगा देंगे। ये इस सोच वाले इस देश के लिए बहुत घातक है, तो उनकी पहचान करनी होगी। वही जो है सामंतशाही सोच वाले और संभ्रांत वाले सोच वाले मुट्ठी भर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, वो हमारे भारतीय सिस्टम पर काबी होना चाहते हैं। और बौद्धिक वर्ग भी, कुछ बौद्धिक वर्ग भी उनके साथ लग जाता है, और वो तमाम तरह के कुतर्क जो है वो बनाता रहता है। अब देखिए उदाहरण, एक भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में वो सत्तासीन है, काफ़ी प्रदेशों में सत्तासीन है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और राष्ट्रवाद का, राष्ट्रभक्ति का, लेकिन उसका राष्ट्रवाद, हालांकि उस भ्रमजाल में तो काफ़ी वो लपेटे हुए था, देशवासियों को वोट भी बटोर रहा था। और चूंकि हमारे देश में काफ़ी लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है, और उसी भावना का दोहन करके ये सत्ता में सत्तासीन ये पार्टी हो रही थी, लेकिन उसके राष्ट्रवाद की असलियत अब देशवासी जैसे जैसे भारतीय ताकत तो बता रहा है, इनकी असलियत भी लोगों के सामने आ रही है। अब देखिए, भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, ये विचार देश के लिए इसमें बहुत आवश्यक है। अब भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा और भारतीय सद्भाव से ही इस भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि
इसमें भारतीय अवाम ताकत दल का यदि कोई प्रखर और धुर विरोधी सामने आ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब ये सवाल उठता है कि ये सवाल भी है उससे, भारतीय जनता पार्टी से, कि आपके राष्ट्रवाद में ये आपका कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीय एकता के लिए कोई स्थान न हो। आपका कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीय भाईचारे का कोई स्थान न हो। आपका कैसा राष्ट्रवाद है कि जिसमें देश के लोगों को आप भारतीय न मानते हो। ये तमाम सवालात हैं और चूंकि इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो नैतिक बल, नैतिक साहस हो चुके हैं इस तरह के विचारों का, इस तरह के सवालों का सामना करने के लिए। तो वो कुछ लोगों को सिखा पढ़ा करके भेजते रहते हैं भारतीय जनता ताकत दल से वो बात करने के लिए, और सारा कुतर्क कि यूट्यूब वाले सर ने या मैंने इनको कमज़ोर कर दिया है। सवाल इस बात का है कि जिस पार्टी के जहन में आवाम का महत्व न हो, देश का महत्व न हो, सिर्फ उसको चिंता हो कि मोदी का क्या होगा, योगी का क्या होगा, तो मैं समझता हूँ या भारतीय आवाम ताकत दल समझती है कि ऐसी पार्टी को इस देश में रहने का हक नहीं है। जिसको चिंता सिर्फ अपनी हो, अपनी चिंता करते करते ये जेएनपीसी ने क्या हालत किया है इस देश की, वो देश देख रहा है। जिसको अपनी चिंता हो, जिसको अपनी सत्ता की चिंता हो कि हमारी सत्ता कैसी बनी रहेगी, और हर वक्त मेरे मोदी का क्या होगा, मेरे योगी का क्या होगा। तो ऐसी सोच वालों को भारतीय जनता ताकत दल स्पष्ट बताना चाहता है कि कितने मोदी आएंगे, कितने योगी जाएंगे, कितने एसपी सिंह आएंगे, कितने एसपी सिंह जाएंगे, ये देश रहेगा। तो देश की अहमियत जरा वो सीख लें। कौन? राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। तो और कमजोर, हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, भारतीय जनता ताकत दल ही, और इस बात को पूरे विश्वास और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल का जो नाम है कि भारत की अवाम की ताकत, और भारत के अवाम की ताकत कब होगी? जबकि सभी भारत के लोग एक साथ होंगे, उनमें एकता है, भारतीयता आधारित भाईचारा आएगा, तब अपनी भारतीय अवाम ताकतवर होती। चूंकि इसने अपना नाम ही रखा हुआ है भारतीय अवाम ताकत दल। तो ये दल जो है भारत की अवाम को ताकतवर बनाने की मुहिम वो चला रहा है, और जाहिर तौर पर कि वो ताकतवर कब होगी? जबकि एक साथ होगी। ये पार्टियां आपकी ताकत को छीनना चाहती हैं, आपको जो है वो शक्तिहीन करना चाहती हैं बांट करके। तो इस बड़े फर्क को हर एक भारतीय भाई बहन वो समझे इस बात। और भारतीय एकता के मैंने इस प्रयास में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबको बराबर समझना, सामंतशाही दृष्टिकोण से दूर। अभी भी ये जो खास करके जो ये भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे तत्व हैं कि इसी भारतीय समाज के कुछ तबके के साथ वो सम्मान देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसी भारतीय समाज के तबकों के साथ जो है वो समानता का व्यवहार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और कुछ कट्टरवादी तत्व तो ऐसे हैं कि बड़े अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। ये बात जो है कई बार बोली गई है वो, और मैंने उनको जिहादी बोलना, पूरे समाज को मियाँ और कटुआ, कभी कभी पाकिस्तानी,
पंचरपुर, बताइए। यदि हम नहीं कहते कि सभी होंगे, हम इसकी बात नहीं कहते हैं, लेकिन यदि कुछ कट्टरवादी तत्वों से यदि कहा जा रहा है और उन कट्टरवादियों को श्रह मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो यह हमारे भारतीय समाज के लिए, भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसी प्रकार हमारे कुछ जो अपनी इसी भारतीय समाज के लिए, इसी भारतीय समाज के तबके के साथ वो चमार है, तो वो हरिजन है, इस तरह से, और उनको सम्मान देने के लिए वो भी बराबरी के आधार पर, वो जो सामंतशाही सोच है वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। तो ये सब बाधाएं हैं। और इसकी विशेषता इस बात की है कि जो बाबा साहब के नाम पर जो माने जो पार्टी चला रहे हैं, जो राजनीति चला रहे हैं, वह भी इस मानसिकता से, इस बुराई से मुक्त नहीं है, उसका पालन करते हैं। वो भी बराबरी के आधार पर सबको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए तो बोला गया है कि वो नए किस्म के सामंतशाह हैं। मायावती को देख लीजिए, मायावती अपने ही चुने हुए जो उसके विधायक होते हैं, अपने ही चुने हुए सांसद हैं, माने जो जनता के वो प्रतिनिधि हैं, उनको बराबरी के आधार पर नहीं बिठाती है। वो अपने ऊंचे स्थान पर बैठी रहेगी और बाकी को नीचे बिठाती है। ये सवाल हमारे वो जो खास करके वो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, वो पूछें इससे कि जब तुम बाबा साहब के नाम पर तुम पार्टी चलाती हो, बाबा साहब के नाम पर यानी हम लोग की भावनाओं का दोहन और शोषण करती हो, और इनके छोटा सा जो सिद्धांत है कि बराबरी के आधार पर वो भी तुम जो है वो उतना भी यानी पालन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, तो तुम यानी इस समाज को, पूरे देश को तुम जो है वो क्या दे सकती हो। ये सवाल जो है हमारे खास करके हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन उसे जरूर करें। सिर्फ सतीश मिश्रा को शामिल करने से और जाति समीकरण ब्राह्मण मिला लो, ठाकुर को मिला लो, इससे जो है सत्ता नहीं मिलेगी। मायावती जी इससे सत्ता मिल नहीं सकती। तो बाबा साहब के सिद्धांतों का वो आदर करिए, बराबरी और सम्मान का। तो बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता दल की इस भारतीय एकता के विचार से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, इसका सामना, इन विचारों का सामना करने का उनमें बल नहीं है, उनमें नैतिक बल नहीं है, सामना नहीं कर सकते वो। इसलिए उन्होंने एक चीज, बस एक षड्यंत्र का रास्ता चुना है कि इस मुहिम को ही वो बंद कराया जाए। और ये बताना जो है वो अतिशयोक्त नहीं होगा कि शुरू में भारतीय जनता दल के दफ्तर में ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ तत्वों को भेजा गया था। वो तो कहीं संजोग से भारतीय जनता दल ने वो दफ्तर वो गांव गिराज में बनाया हुआ है, और जान करके कि ऐसी समस्या आएगी, और खास करके बरसात के दिनों में वो गए, और बरसात के दिनों में और गांव गिराज में यदि आप जाएंगे तो कीचड़ भी पड़ेगा, कुछ पशु भी मिलेंगे, कुछ भैंसें भी मिलेंगी, तो उनसे पाला पड़ गया, वो गिर उड़ गए मोटरसाइकिल वगैरह से, जो भी हुआ। और काफ़ी वो गुस्सा भी कर रहे थे कि इनको
औकात नहीं है कि यानी दफ्तर खोल सकें, और दफ्तर खोले हुए हैं जाकर खेत में। तो खेत क्या, तुम जिसकी आराधना करते हो वो मोहनदास करमचंद गांधी, वही तो कह रहा है कि भाई असली भारत जो है वो गांव में बसता है। तो हमने असली भारत में ही तो वो दफ्तर खोला था। तो वहाँ उस दफ्तर में तोड़ फोड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तत्वों को भेजा था। और ये भी तब से जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के कई नेता जो है सिर्फ धमकाना, उसके पास माने कोई तार्किक बात करने का कोई साहस नहीं है, सिर्फ धमकी, और भी गुंडे और मवालियों की भाषा में। यह जो है वो देश हमारी वो जनता को जानना बहुत जरूरी है कि जो गुंडे और मवालियों को पालता है, ये पार्टियां जो है वो हमारी आवाम को, हमारे देशवासियों को क्या दे सकता है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ये कहता है कि भाई कि सबसे जो है माने वो यानी देश के लिए, मुल्क के लिए जो क्या बोलते हैं नींव के पत्थर, माने फाउंडेशनल स्टोन, कि लोगों में मुल्क के प्रति मोहब्बत हो, आवाम के प्रति मोहब्बत हो, और भारत और चूँकि हमारा मुल्क जो है वो भारत राष्ट्र है, भारतीयता आधारित ही सब कुछ, प्रेम में आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी वो अखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, सब कुछ जो है भारतीयता के आधार पर, चूँकि हमारा राष्ट्र भारत है। तो इस विचार का सामना करने के लिए विशेषकर वो पार्टी जो कि राष्ट्रवाद की भावनाओं का शोषण करती है, दोहन करती है, वो सामना नहीं कर सकती इसका। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र का रास्ता चुना है कि इस मुहिम को बंद कराने के लिए या तो धमकी से, या तो उसे, और या अपने छुट भाइयों को सिखा पड़ा करके तोते की तरह और तोते में मतलब केज्ड पैरेट की तरह बिकती रहती है, और वो भी कुतर्कों के साथ, जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता। जैसे वो कहते ये सब सिखा पड़ा कि हालांकि इन बातों का जब वो कन्फ्रंट होंगे, सामना करेंगे, तो बड़े आसानी से इनकार भी कर सकते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। वो कह सकते हैं भाई कि हमने तो ऐसा नहीं कहा। और जहाँ तक झूठ और अफवाह का सवाल है, क्योंकि जीएनपीसी जो है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, क्योंकि यह इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, और अपने पापों को ढकने के लिए दो हथियारों का, दो तरीकों का बिल्कुल रथलेसली, बेरहमी से उसका दुरुपयोग करती है, झूठ और अफवाह का। तो उसी जीएनपीसी के झूठ और अफवाह का सामना करते करते वही रोग, वही इन्फेक्शन इनमें भी आ गया है, झूठ और अफवाह का और कुतर्क का, कि यानी हम या भारतीय जनता दल देश में एकता की बात करता है, भारतीय भाईचारे की बात करता है, तो ये कहते हैं कि ये हमको ये कमजोर कर रहे हैं। तो और जहाँ तक कमजोर की सवाल है, खुद देश भी देख रहा है कि किसी कमजोर करने की जरूरत नहीं। ये खुद ही मोदी जी बहुत बड़े कायर किस्म के प्रधानमंत्री हैं। आज तक ये कहते हैं ना, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 56 इंच वाले हैं। ये 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री को कोई देख ले, जब भी कोई आफत आई है, मैंने किसान आंदोलन हुआ है, यह देश ने देखा है कि किसान आंदोलन का सिर्फ नाम भर था, मुखौटा भर था। उसमें हमारे देश के दुश्मन जो ताकतें हैं, वो ताकतें इस देश के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लामबंदी थी। वो गैंग ऑफ फोर्स है, वो गैंग था। और उसी में ये जीएनपीसी वाले, वाम दल वाले, सपा वाले, आम आदमी पार्टी वाले,
ये बताया गया कि भाई ये जितनी भी तो जब उनका आंदोलन हुआ और उस समय और इस आंदोलन की खबर भी थी, मोदी सरकार को खबर थी, तो यदि राष्ट्रवाद वो चलाते हैं, राष्ट्र की उनको चिंता है, लोगों को ये चिंता है जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो उनको खबर थी कि पंजाब की सरकार जो है वो पंजाब में जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन हैं उनके दिमाग में जहर भर रही है, झूठ का जहर भर रही है कि वो तो सब यही बोल रहे थे कि इस मोदी सरकार ने, मोदी ने सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, अब ये हमारी ज़मीन भी जो है वो पूंजीपतियों को बेचने पर आमादा है। बस भाई यही तो वो अफवाह है। और उसमें यही तो इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता, इनके हाथ में शासन, लेकिन ये न तो इनके कार्यकर्ता गए, मुट्ठी भर जो है वो वाम दलों के, हालांकि उनको कामरेड बोलते हैं पता नहीं पंजाब में, तो वो कामरेड और ये जेएनपीसी के लोग वो जहर भर दिए और इनको 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है बैठे रह गए। शासन की जहाँ तक बात है तो मोदी जी को मालूम था कि ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने पंजाब की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। बर्खास्त करके सेंट्रल फोर्सेस को लगाते, कैसे आते किसान? तो पूरा मौका इन्होंने दिया। उसको ये तर्क बनाते हैं बीजेपी वाले कि हम तो अभी वो बने अपने भारतीय भाई बहनों को, यानी भारतीयता के आधार पर एकता की बात करते हैं और इससे ये कमज़ोर होते हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि भारतीय जनता दल पूरे अवाम को ताकतवर बनाना चाहता है, पूरी अवाम के ताकतवर बनने से ये कमज़ोर होते हैं। तो यदि ये कमज़ोर होते हैं तो समझ जाए कि ये कौन है। यदि भारत के अवाम के ताकतवर होने से जब बीजेपी कमज़ोर होती है तो इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत तो यही हुई ना कि ये भारतीय अवाम को कमज़ोर जो है वो रखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि भाई जो है भारतीय जनता दल तो अपने भारतीय अवाम को ताकतवर बना के रहेगी। आप कमज़ोर होइए या नहीं होइए, ये इसका विषय ही नहीं है। और ऐसी पार्टी को वो तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि ऐसी पार्टी को जो कि भारत के अवाम को ताकतवर होने से ये अपने को कमज़ोर मानता हो, ऐसी पार्टी को इस देश में रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं, नैतिक रूप से। वैसे तो भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, यदि हमारे देश के लोगों में जागरूकता हो और अवाम परस्ती हो और मुल्क परस्ती हो सच्चे अर्थ में, तो वोट देना तो दूर की बात, इन सबको देश के बाहर कर दे। इस स्तर की जो है देशभक्ति, अवाम परस्ती आने की आवश्यकता है। और जिनको देश से बाहर कर देना चाहिए, उन्हीं को हम आप पता नहीं किस स्वार्थ में वोट करके इनको सत्ता पर बिठा रहे हैं और वही गंदगी ये फैला रहे हैं। और ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि अब तक हमारे भारतीय अवाम में, मैंने जो कि बहुत, हालांकि कुछ कड़वा शब्द जो होगा लेकिन कहना पड़ेगा कि ये अब तक एहसास नहीं हुआ है कि हमसे ये गलती हो रही है। जब तक ये एहसास नहीं होगा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों कि हमसे गलती हो रही है, यानी जब तक मर्ज का पता नहीं होगा और मर्ज का कबूलनामा होगा कि भाई ये हमसे गलती हो रही है, तब तक उसका इलाज कैसे होगा। अभी तक तो कुछ तबकों में भाई हाँ जातिवाद से मेरा फायदा हो रहा है, व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, वो उसी में डूबे हुए हैं।
लेकिन जातिवाद कितना नुकसान कर रहा है, यानी समाज के सबसे गले सड़े और माने अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और समाज को तोड़ने वाले, जिनको यानी समाज की जागरूकता हो तो देश और समाज के बाहर कर देना चाहिए या कर देना चाहिए था, उसको हम वोट कर रहे हैं। तो ये एहसास भी नहीं है कि भाई हमसे गलती हो रही है। तो इस एहसास का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये ताकतें सत्ता में बैठ करके काफी साधन, रुपया पैसा पर वो काबिज भी हो गई हैं। भारतीय जनता दल अभी संसाधन से वो संघर्ष कर रहा है संसाधन के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि देखिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, भारतीय भाव लाने के लिए, मैं तो बहुत अदना सा एक मैंने इस देश का नागरिक हूँ और लोगों ने प्रयास किया हुआ है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। क्यों? कि उस बीमारी का इस बीमारी का प्रॉपर जो है वो इलाज हुआ नहीं। जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने जिसमें कुर्बानी दी उसमें तो बुखार वो चढ़ गया। फिर यानी भगत सिंह के प्रति भावना जो होनी चाहिए, हालांकि इज्जत तो है मन में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इज्जत तो तब सार्थक होगी ना कि भाई कि वो कहे क्या है, उनके उपदेश क्या है, उनके रास्ते पर हम चलें। अब हाल तो ये हो गया कि भाई देखिए, इनकी मानसिकता की गिरावट तो देखिए अब कहाँ तक बताया जाए कि जब ये नारा इसने लगाया गद्दारी का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार को ये गद्दार शशि तरूर जो है वो भगत सिंह से तुलना किया था। देखिए ना मानसिकता। किसान आंदोलन वाले जो कि इस भारत को अस्थिर कर, किसान आंदोलन के नाम पर भारत को अस्थिर करने की जो साजिश कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिलकर के वो भगत सिंह का जो है वो फोटो वो टांगे हुए थे। बताइए इसके लिए है वो भगत सिंह। ममता बनर्जी जो कहती है कि मैं अपने पश्चिम बंगाल से गुजरातियों को, हिंदी भाषियों को निकाल दूंगी, वो सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाती है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, सिर्फ हमारे कहने मात्र से बात नहीं बनेगी। ये भावना आनी चाहिए कि ये ममता बनर्जी इस देश की बहुत बड़ी देशद्रोही है। जब तक ये भावना हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों में नहीं आएगी, तब तक इन बातों की सार्थकता नहीं आ सकती। तो अभी चुनाव हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जबरदस्ती चुनाव जो है अपना वो ले लेती है, फलाने है, वो होगा। लेकिन यदि अभी भी समर्थन उसको है ना, ये तर्क थोड़ा कि भाई ये जबरदस्ती उसके गुंडे और उसके माने उसके जो माफिया टाइप के हैं वो काफ़ी रहते हैं, वोट लेते हैं, ये एक यथार्थ हो सकता है। लेकिन उसको वोट देने वाले भी तो हैं ना। जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कि उसको 294 में से 213 सीट मिली थी। तो मान लीजिए जो असामाजिक कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ गुंडों के द्वारा, कुछ माने माफिया के द्वारा, कुछ दादाओं के द्वारा माने कुछ सीट उसकी बढ़ गई होगी। और यदि वो ये सब नहीं रहते तो तभी तो उसकी सीट 100 सीट तो होती, 150 सीट तो होती। तो जो उसकी 100 सीट होती, 150 सीट होती, तो उनको वोट कौन कर रहे हैं। और यदि भारतीयता की जागृति हो, भारतीय एकता की जागृति हो, और सच्चे रूप में मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग अपने को बंगाली न माने कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक हैं, और ऐसी पार्टियां जो कि समाज में भेद विभेद, विखंडन और नफरत फैलाती हैं, उनको दंडित करना है, यदि ये मन में आ जाए तो इस ममता बनर्जी को एक वोट न मिले।
कितना वो करेगी, वो जो है वो गुंडागर्दी। तो यह तर्क भी ज़्यादा मतलब का नहीं है, काफ़ी जागरूकता होनी चाहिए। आरजेडी जो पार्टी है बिहार की, आरजेडी जो है, आरजेडी का मतलब है गुंडागर्दी, रंगदारी। इसलिए तो बिहार विषय में काफ़ी लोग मिलते हैं, यही कहते हैं कि साहब वहाँ जो है कोई उद्योग जो है वो लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उद्योग लगाते ही तब तक आ जाएंगे सब वो रंगदारी वाले। तो चाहे लालू रहे हों, चाहे वो नीतीश रहे हों, वही दशा है। तो खैर ये टोटल कल्चर है उसकी, आरजेडी की, रंगदारी, गुंडागर्दी और माफिया, यही उसका। और नाम भले ले ले कि हम क्या पता नहीं वो समाजवाद कहती है या राष्ट्रीय जनता दल, सब बेकार की बात है। यदि इस रूप में हमारे बिहार में रहने वाले भारतीय भाई बहन समझेंगे और उसी प्रकार इसको दंडित करेंगे, तब ने कुछ समाधान का या उसके इलाज का रास्ता खुलेगा। यही बात जो है वो भारतीय जनता दल करना चाहता है कि आप सारी दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के माहौल में आइए ना, और भारतीय एकता की जो रीढ़ की हड्डी है, जो माने उसका माने जो उसका पोस्टरेट है, जिस माने इसमें बुनियाद है, वो है हिंदू मुस्लिम की एकता। यानी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो एकता होनी चाहिए, वो एकता हमारी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। समझे आपने कि हमारे जो है वो जो भारतीय एकता को स्थापित करना है, उसमें हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो एकता होनी चाहिए, वो एकता हमारे भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, स्पाइनल कार्ड है और मेरुदंड है। तो यानी देश के दुश्मन ने इसी पर प्रहार किया और आज भी प्रहार हो रहा है कि ये हमारे मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एकता स्थापित न हो। और ये साजिश बड़ी गहरी है। इस चीज़ को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत ही गौर से, बड़े बड़े ठंडे मन से कि जो भारतीय एकता की मेरुदंड है, उसी को तोड़ के रखना। जो भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, उसी को तोड़ के रखना। और इस एकता से अंग्रेज भी घबरा गए थे। इस एकता का प्रदर्शन हमारे जो अपनी स्वतंत्रता का की जो पहली क्रांति हुई थी 1857 में, इस एकता का प्रदर्शन, इस एकता का परिलक्षण, और ये बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिला था कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एकता जो दिखी, वह अंग्रेजों को भी चौंका दिया। और उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस एकता को तोड़ के रखना है, वरना उनका इस देश पर नहीं वो क्या कहते हैं उसको, कॉलोनी, उपनिवेश, यानी भारत के ऊपर उपनिवेश जो है काम रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के ऊपर जो है वो कॉलोनियल सबजुगेशन, मतलब कि औपनिवेशिक राज्य काम करने के लिए उन सबों ने फैसला किया कि इसे यानी जो मैंने जिस भाषा में आप कहते हैं मैंने हिंदू मुस्लिम की एकता, वैसे इसको यदि आदर्श सूचक
शब्दों में यदि कहा जाए और कहा भी जाना चाहिए कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इन दोनों के बीच में एकता। और वैसे यदि आप अपनी उसको बोलचाल की भाषा में कहना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता भी कह सकते हैं। तो इसको तोड़ने का जो है वो अंग्रेजों ने मन बना लिया 1857 की हमारी प्रथम वो स्वतंत्रता की क्रांति के बाद। इसलिए उसने समय समय पर कुछ संगठन बनवाए। पहला संगठन बनवाया एक कांग्रेस नाम का। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने ही की है, एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ने की है। तो कांग्रेस की स्थापना जो है इसी दृष्टिकोण से की गई थी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसका भी लबे-लुबाब ये था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और उसके बाद 1921 में वो हिंदू महासभा की स्थापना हुई हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और आरएसएस की भी स्थापना हुई। वो कुछ भी कहते रहे, वो हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई। उसकी मैंने आरएसएस की स्थापना हुई हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। ये चारों के चारों। अब देखिए, अब ये कितनी विचित्र बात है कि हमारा पूरा समाज कुछ आरएसएस का समर्थक है, तो कुछ जो है वो हिंदू महासभा का समर्थक है, तो कुछ जो है वो मुस्लिम लीग का समर्थक है, तो कुछ जो है वो कांग्रेस के झांसे में फंसा हुआ है। ये तो विडंबना है। तो लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल का ये कोशिश है, ये विनती है, ये दरख्वास्त है कि सारी बातों को छोड़ करके भारतीय एकता स्थापित करिए। और उसमें सबसे पहले हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और एवं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता सबसे पहले स्थापित करिए। अब इसके स्थापित करने में बाधाएं क्या हैं? वो तमाम इस तरह के वो तत्व वो लगे हुए हैं। एक जो कि इस हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एकता स्थापित ना हो, ये इसके लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं। कुछ ताकतें तो जो और वो जो ताकतें लगी है वो मतलब कि वो हमेशा चाहते हैं कि ये देश में एकता न रहे। तो इसको विस्तार से ये बताया जाएगा। और तो एक और जहां ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लगा हुआ है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करता है, लेकिन फिर वो इस्लाम आस्था पर अकारण और बेबुनियाद वो आग उगलता रहता है। उसी प्रकार उसी के जवाब में तो नहीं, उसी तरह से जवाब में नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में उनको अलग थलग पूरे समाज से करके अपनी वो जो है एक समाज को बांटने की जो है भारतीय समाज को बांटने की एक बहुत घातक जो है वो षड्यंत्र वो कर रहा है। और इसी प्रकार का जहर वो फैलाने में वामन मेश्रम, जो कि इसी बीएसपी की एक एक्सटेंडेड आर्म है, वामसेफ, उसका मुखिया है। और उसी प्रकार एक भीम आर्मी का चीफ है चंद्रशेखर रावण, वो भी जो है समाज में जो है नफरत फैलाना। तो मैंने ये समझने की आवश्यकता है कि भाई भारतीय एकता के जो दुश्मन है वो राक्षस एक ही है।
भारतीय एकता का भारतीय एकता के का जो दुश्मन वाला राक्षस वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में है। एक रूप है वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में, दूसरा उसका रूप है असदुद्दीन ओवैसी, तीसरा रूप है वामन मेश्रम, चौथा रूप है चंद्रशेखर रावण। ये सब के सब जो है भारतीय एकता के दुश्मन रूपी राक्षस के अलग अलग रूप हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन ताकत हमारे अपने अवाम है। आप एक होकर के इन सारे राक्षसों का संहार आप कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। और शुरुआत कहाँ से? इनकी सभाओं में माने शून्य लोग जाएं, कोई जाए ही नहीं। इनकी सभाओं को शून्य कर देना है। इनके हौसले माने ये हमारे समाज में नफरत फैलाने वाले, इनके हौसले तब बढ़ जाते हैं जबकि इनकी सभाओं में काफ़ी मजमा दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी जब भी देखता है तमाम पोस्टर फलाने ढिकाने, ये उसका पूरा बहिष्कार होता है, तब ने उसके हौसले पस्त होते। उस प्रकार जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है, वो भी बहुत बड़ा गद्दार है इस देश का। और जितने भी इस समाज में नफरत फैलाने वाले हैं वो इस देश के बहुत घातक गद्दार हैं। और ये कहना भी माने वो गलत और अक्षुत नहीं होगा कि इनको फंडिंग मिल रही है। इनको फंडिंग देने के लिए वो जीएनपीसी और वाम दल वाले, जीएनपीसी और वाम दल का बस यही उनकी मंशा है कि भारतीय समाज जितना भी बिखर के रहे, जितना भी टूट के रहे, जितना भी जो है वो टुकड़ों में रहे, तभी उनकी राजनीति वो चल सकती है। तो ये निश्चित रूप से वह जो है यानी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हुए, चाहे वामन मेश्रम हुए, चाहे चंद्रशेखर रावण हुए, इनकी फंडिंग की भी व्यवस्था यही दोनों जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी काकस वाले और वाम दल वाले अवश्य करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि इन दोनों को फंडिंग जो है चीन से भी मिलती है। तो कहने का मतलब कि ये जो खास करके जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी काकस और वाम दल, इस देश के बहुत ही घातक शत्रु हैं। इनको राजनीतिक पार्टी मत मानिए। लेकिन मैंने दुख इस बात का है या विचित्रता है कि बीजेपी इनको इस देश का शत्रु नहीं मानती है, और मीडिया वर्ग भी और काफी अधिक इनको देश का शत्रु नहीं मानते। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अच्छा शत्रु नहीं मानता, बस कहते हैं विरोध पक्ष। बताइए जो देश का दुश्मन हो तो वह तो इस देश में जो देश का शत्रु हो वह उसका तो हक इस देश में रहने का ही नहीं बनता। लेकिन ऐसी जागरूकता हो तब। हमारी देखिए मैं बता रहा, हमारी एक जो है कोई चीन समर्थक मिल गया था, बात में कह रहा कि चाइना वली सुपर पावर, चाइना वली सुपर पावर। देखिए इसी देश में रहता है और गा रहा है कि चाइना सुपर पावर। हमने कहा कि चाइना को जो है कोई सुपर पावर नहीं है, वह तालिबान का एक बड़ा रूप है। और वो भी 1949 में एक बहुत बड़ा तालिबान था, और उसकी तालिबान की छवि को धुलने वाला एक गद्दार नेहरू था। उस तालिबानी बहुत बड़ा तालिबान था। जो अभी जो तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर, कितना किया होगा नरसंहार? कुछ हजार, 2000, 4000, 6000, 10,000, कितना ही। तो इसे जो कम्युनिस्ट वाले जो तालिबान हैं, चीन में
10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके कब्जा किए हैं। ये सभी को जाने, ये सबसे बड़े तालिबानी हैं ये कम्युनिस्ट वाले, और उनकी तालिबानी छवि थी, लेकिन उनकी तालिबानी वाला वो कालिक था उनके मुंह पर, लेकिन वो कालिक को ये गद्दार नेहरू ने धुला। इस देश का दुश्मन सबसे बड़ा नेहरू ने धुला और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। इस गद्दार नेहरू की गद्दारी तो देश देखा है कि वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनवाया, बल्कि उसको भारत चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था, फाउंडिंग मेंबर था, उस आनर में उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें अस्थायी सीट वाली, वीटो पावर वाली वो मिली हुई थी। वो भी उठा करके उसने चीन को दे दिया। ये गद्दार नेहरू, हालांकि उसके डिफेंस में तमाम कुतर्क मैं सुनता रहता हूँ। यही तो देश को बताना है कि इतना गद्दार ये नेहरू है, जिसकी वास्तव में जागरूकता हो तो इसकी कोई भी फोटो, कोई भी प्रतिमा देश से खुरच करके वो निकालनी चाहिए। तो इन सब गद्दार जीएनपीसी ने हर जगह उसको चिपका दिया है, और हमारे मोदी महोदय भी उसी गद्दार नेहरू की पूजा करते हैं। सिनेमा की तमाम उसकी प्रतिमाएं बनवा रहे हैं, और जो 3 मूर्ति भवन है जिसमें वो गद्दार रहता था, उसको रिनोवेट कराने वाले हैं, और जगह मूर्तियाँ वो लगवाने वाले हैं। इसलिए इसे तो कहा जाता है, इसे वो बीजेपी से बहुत बड़ी तकलीफ है। सारे गद्दारों को जो है ये बड़ी सफाई से रक्षा कर रही है। देखिए ना, कन्हैया कुमार ने नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना खतरनाक गद्दार, इतना बड़ा खतरनाक गद्दार की गद्दारी की गंभीरता को कम करने के लिए इन बीजेपी वालों ने एक शब्दावली का इजाद किया, टुकड़े टुकड़े गैंग। बस टुकड़े टुकड़े गैंग थोड़ी है, वो देश का गद्दार है। और अब देखिए वो गद्दार पहुंचा कहां है, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, ये जीएनपीसी, और इस देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करना चाहती है जीएनपीसी। वहीं आकर पहुंचा है। वो तो भटक रहा था कि वो कम्युनिस्ट वालों में। अब कम्युनिस्ट वालों का देखिए, जब तक वो कम्युनिस्ट में था तब तक वो ठीक था, और जब वो इसमें से कांग्रेस में आ गया तब वो कहना शुरू कि भाई ये तो गद्दार है। ये सब कितने अवसरवादिता तो खैर है ही इन सबों का, लेकिन सबसे बड़ी ये सब देश के दुश्मन है, देश के शत्रु है। तो इतने खतरनाक तत्व जो हमारे यहाँ वो भी, और अभी इसकी सभाओं में जो है वो लोग जाते हैं, और उससे भी बड़ी गद्दारी इस मीडिया की है। ये मीडिया राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानती है, इस देश का दुश्मन नहीं मानती। यही गद्दारी है इस मीडिया की। तो खैर, इसीलिए ये जिम्मेदारी अपने जो भारतीय अवाम के कंधों पर ज़्यादा है कि सर्वप्रथम इन जो देश की दुश्मन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको नस्त में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर। मन में आप बिठाइए, और फिलहाल इसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं। इनको नस्त में नाबूद करिए। ये तो मौके के अनुसार, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी जो है उस पार्टी का मुख्यमंत्री था, जो जीएनपीसी इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। आज वो कह रहा है सिद्धू को कि भाई इनसे देश का खतरा है। अरे कैप्टन महोदय, अमरिंदर महोदय, आपको पता नहीं कि ये जीएनपीसी क्या है, राहुल क्या है? आप कैसी बात करते हैं? आप जो सिद्धू को बोल रहे हैं कि भाई ये देश के लिए खतरा है, गद्दार हैं, लेकिन सिद्धू जो है किसके आदेश पर गए थे? जो है वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए, गद्दार राहुल के। तो ये आवाज़ क्यों नहीं निकलती?
तब सब ये अवसरवादी हैं, ये टुकड़। लेकिन वही कैप्टन अमरिंदर सिंह अब जो बीजेपी के लिए चाहते हो गए, बताइए। अब बीजेपी खुद ही जो है इस देश की सबसे माने दुश्मन, देश की दुश्मन और देशद्रोही पार्टी है, जो कि इस जेएनपीसी को विरोध पक्ष मान करके जो है उसको सारी वो सुविधाएं दे रही है। ये बीजेपी हमारी आवाम से वोट लेती है, सत्ता हथियाती है, सत्ता का भोग करती है, सत्ता नजरी होती है, लेकिन सुविधा जहाँ तक देने की बात है वो देगी जेएनपीसी। जेएनपीसी के सारे जो है यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान चलते हैं। इसी दिल्ली में जो है 3000 जो है वो क्लस्टर बसें जो है केजरीवाल के संरक्षण में, मोदी जी की जानकारी में चल रहे हैं। केजरीवाल जो है वो इतना गद्दार, वो खालिस्तानियों से जिसका संपर्क हो ये भी सामने आया था, जिसके जो है वो अब चूंकि ये लंबा हो रहा है, वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जाकर बोलते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह करा करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो इसकी गद्दारी का इतिहास है। तो खैर इलाज आप आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथ में, एक होकर के भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इनको नस्ल में नबूद की ठानी। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।